अक्सा का शौहर कनाडा होता था। जब अक्सा हामला हुई तो सास ने नंदों से कहा कि वो कोई काम ना करें ताकि सारे काम अक्सा करे। जब इसका हमल ज़ाया होगा तो हम इस पर इल्ज़ाम लगाकर तलाक दिलवा देंगे। अक्सा सख्त गर्मी में काम करती और एक दिन दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। सास ने बेटे को फ़ोन किया कि तुम्हारी बीवी बच्चा ज़ाया करवा आई है। वो पागलों की तरह वापस आया और बेहोशी की हालत में अक्सा को अस्पताल ले गया। तो सास नंदे जश्न मनाने लगी। तभी थोड़ी देर बाद इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। दरवाजे पर सुफियान कुछ दिन पहले ही शादी करने के इरादे से लंदन से पाकिस्तान आया था और ख़ानदान में हर एक रिश्ता देने को तैयार था। लेकिन सुफियान की माँ सुगरा बेगम का इरादा सिर्फ अपनी बहन सफ़ीना की बेटी रिदा को ब्याह कर लाने का था और इसी सिलसिले में वो आज सुफियान को लेकर सफ़ीना के ससुराल के यहाँ शादी पर जा रही थी। लेकिन सुफियान जिस आज़ाद माहौल से आया था इसके लिए अपनी पसंद से शादी करना चाहता था। वो लोग वहाँ पहुँचे। रिदा इसे पहली नज़र में ही अच्छी नहीं लगी थी। वो चुपचाप बैठा मोबाइल पर लगा रहा। लेकिन रिदा समेत कई और लड़कियाँ इसके इर्द गिर्द घूम रही थी और खूब आज संवर कर आई थी और इन सब से जान छुड़वाने के लिए वॉशरूम का बहाना बनाकर घर के अंदर की जानब बढ़ गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो अंदर से आती आवाज़ों पर ठटक गया। अरे मनोस मारी, जल्दी हाथ चला ले, बाहर मेहमान बैठे हैं, हाथ जल गया है। मनोस मारी तो काम नहीं करेगी क्या? सफ़ीना ने कड़क लहजे में किसी को कहा और इसे गालियाँ निकालती बाहर निकल गई। सिसकियों की आवाज़ ने सुफियान को मुतवज्जो किया। वो बेख्तियार किचन की जानब बढ़ा तो इस लड़की की पीठ ही इसकी तरफ थी। सिसकियों से वो रो रही थी और इसके पास आया तो वो बेहद मासूम सी लड़की अपने जले हुए हाथ को देखकर रो रही थी। सुफियान ने धीरे से कहा, आपका हाथ जल गया है तो कुछ लगा लीजिए। इसने पीछे जाकर कहा तो वो हड़बड़ा कर मुड़ी और जल्दी से दुपट्टा सर पर करने लगी। वो यकटक इसे देखने लगा जो इंतहाई हसीन थी। वो जल्दी से रुख फेर कर अपना काम करने लगी और वो गुमसुम सा इसे देखने लगा जिसने पहली नज़र ही इसके दिल की दुनिया बदल डाली थी। इसने कहा, सफ़ीना खाला आपकी क्या लगती हैं? वो कहने लगी, वो मेरी मेहमानी है, प्लीज़ आप बाहर जाएं वरना इन्हें बुरा लगेगा। सुफियान बाहर चला गया लेकिन वो लड़की इसके दिल को बहा गई थी। लेकिन जब इसके घर जाते ही सफ़ीना की नंद की बेटी अक्सा से शादी की बात की तो सुगरा बेगम ने तूफान खड़ा कर दिया था और इसकी वालिद सिद्दीकी साहब तो इसके साथ थे। लेकिन दोनों बहनें फरिया और सलीमा भी बोल रही थी और इन सब के अंदाज से लग रहा था कि वो लोग अक्सा के हुस्न से डर रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोग शादी नहीं मानते वहाँ शादी के लिए तो मैं भी बिना शादी के ही वापस चला जाऊँगा। वो कहता हुआ उठकर वहाँ से अपने कमरे की जानब बढ़ गया। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाया था। अगले दिन वो सुबह सुबह ही दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और रात गए वापस लौटा। सुगरा ने खाने का पूछा तो वो इनकार करके सोने के लिए चला गया। सुगरा को ये डर भी लाक हुआ कि कहीं बेटा किसी अंग्रेज़ मैम से शादी न कर ले, फिर कभी वापस नहीं आएगा। अगले 2-3 दिन में सुफियान की यही रोटी रही और फिर तीसरे दिन सुबह ही सुबह सुगरा ने इसे आड़े हाथों लिया मगर वो चुपचाप सर झुकाए सुनता रहा। सुगरा ने इसे शाम को रिदा की तरफ जाने को कहा तो मजबूरन इसने हाँ कर दी। वहाँ जाकर वो बेजार शक्ल बनाए बैठा रहा था और रिदा बार बार इसके आसपास मंडला रही थी मगर इसने एक बार भी निगाहें उठाकर ना देखा। वहाँ जाकर जब सुगरा बेगम ने अक्सा का हाथ मांगा तो सफ़ीना ने बैन डालने शुरू कर दिए और साथ अक्सा की माँ को गालियाँ देने लगी जो कि इस दुनिया में भी नहीं थी। अक्सा जो कि चाय लेकर इधर आ रही थी, सफ़ीना इसकी तरफ लपकी और इसकी चोटी से पकड़कर बेदर्दी से मारने लगी। कहने लगी, करमजली मेरी बेटी की जगह लेने का सोच रही है, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। सुफियान ने जब ये देखा तो खाला का हाथ पकड़ लिया। बस कर दे खाला, जान से मारेंगी क्या? सुफियान ने इसे छुड़वाते हुए कहा तो सफ़ीना मजीद गालियाँ निकालते अक्सा को कोसने लगी। ये सबके सामने मासूम बनने का ड्रामा करती है। मेरी बेटी के लिए आने वाले रिश्ते इसे पसंद कर जाते हैं। अक्सा आंसू बहाती वहाँ से गई तो सुफियान का दिल जैसे उदास हो गया। इसने इसी वक्त शादी करके इसे साथ ले जाने का इरादा कर लिया और जब इसने ये बात की तो सुगरा बेगम परेशान हो गई क्योंकि इसका तो इरादा था कि वो सफ़ीना से कहकर अक्सा को ऐसा बदनाम करवाएगी कि सुफियान इससे शादी का सोचेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ तो बाजी ही उल्टी पड़ गई थी। सुफियान कहने लगा, खाला आप मेरा निकाह अक्सा से कर दें ताकि आइंदा आने वाले रिश्ते आपकी बेटी के लिए रुकावट ना बने। फिर सुगरा और सफ़ीना की हर कोशिश नाकाम हो गई और कुछ ही देर में सुफियान इससे निकाह करके अपने साथ ले आया था। सुफियान इसके लिए मुंह दिखाई के लिए कुछ लेने बाजार चला गया और सिद्दीकी साहब के कहने पर फरिया और सलमा ने जाकर अपना एक सूट पहनाकर इसे तैयार करने के बाद सुफियान के कमरे में छोड़ आई थी। सुफियान को वापस आते ट्रैफिक की वजह से काफ़ी टाइम हो गया था और जब वो वापस आया तो अक्सा को ज़मीन पर सोता देखकर चौंक गया।
वो पंजों के बल बैठकर इसे तकने लगा और फिर आहिस्ता से इसके रुखसार को छुआ तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। कहने लगी, सॉरी मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी है, तुम ज़मीन पर क्यों सो रही हो, ऊपर बेड पर सो जाती। कहने लगी, ज़मीन पर सोने की आदत पड़ चुकी है जी। सुफियान इसे बेड पर ले गया। इसे देखने लगा जो बेहद मासूम थी और इसके रुखसार को छूने लगा। वो डरी सहमी सी इसे देखने लगी। फिक्र मत करो, मैं अपना हक तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं लूँगा, लेकिन ये मुँह दिखाई तो ले लो प्लीज़। वो नेकलेस निकालते हुए बोला और फिर दुपट्टा हटाकर इसे नेकलेस पहनाने लगा तो इसकी गर्दन और कंधों पर पड़े निशान देखकर चौंक गया। इसने जब अक्सा से इसके बारे में पूछा तो इसने सफीना के एक एक जुल्म के मुतल्लिक बताया। सुफियान इसकी तकलीफ़ पर बेचैन सा हो गया। फिर इसे सोने का कहकर इस पर कंबल ओढ़ा कर वो कपड़े चेंज करने चला गया। जब वो वापस आया तो वो बड़ी पुरसकून से सो रही थी। कुछ देर पहले जब सोई थी तो इस वक्त एक अज़राब से झलक रहा था, लेकिन अब वो मुतमिन सो रही थी। वो इसकी पेशानी पर भरोसा देते हुए अपनी जगह पर आकर लेट गया। सुबह फजर के वक्त जब उठा तो अक्सा इससे पहले उठकर वज़ू करके नमाज पढ़ रही थी। वो भी उठकर वज़ू करके सिद्दीकी साहब के साथ मस्जिद चला गया। जब वापस आया तो अक्सा जाग रही थी। इसके यहाँ आदत थी कि फजर के बाद कुछ देर सोते थे। इसने अक्सा को सोने का कहा, लेकिन इसने कहा कि वो इस टाइम नहीं सोती, तो वो बिना कुछ कहे खुद सोने के लिए लेट गया। 9 बजे के करीब जाकर आंख खुली तो अक्सा कमरे में नहीं थी। वो इसे ढूंढता हुआ नीचे आया तो इसे किचन में खाना बनाते देखकर चौंक गया। इसके पास ही बैठी मोबाइल पर मसरूफ़ सलमा को इसकी मदद करने को कहा तो वो इसे टिक्का से जवाब देकर अपने कमरे में चली गई कि मुझे ये काम नहीं पसंद और वैसे भी किचन में बहुत गर्मी होती है। वो सर झटक कर अक्सा के साथ इसकी मदद करने लगा। अक्सा के लाख रोकने के बावजूद इसने चाय बनाकर बर्तन टेबल पर रखने शुरू किए ही थे कि सुगरा बेगम बाहर निकली और इसे बीवी के साथ काम करते देखकर इसके जैसे सीने पर सांप ही लौट गए। वो अक्सा को बोलते कुर्सी पर बैठ गई कि बड़ी ही निकम्मी लड़की है। तभी सफीना भी इससे तंग थी। अपनी मुसीबत हमारे घरे डाल दी, सुगरा बेगम ने मुंह बनाकर कहा। सुफियान कहने लगा, मुझे काम की आदत है अम्मी, मैं कौन सा पहली बार कर रहा हूँ, वहाँ तो अपने हाथों से ही सब करता हूँ। इसने मुस्कुराते हुए कहा तो वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी। इसने सुगरा के रवैये पर अक्सा से माफ़ी मांगी तो वो हैरानगी से इसे देखने लगी। सुफियान ने इसकी हैरानगी की वजह पूछी तो वो बोली कि आज तक इसे कभी किसी ने सॉरी नहीं कहा। वो इसकी मासूमियत पर महज मुस्कुराता टेबल की जानब बढ़ गया। वो इसे खाना डाल डाल कर दे रहा था और सुगरा का ये सोच सोच कर बुरा हाल था कि सुफियान अब इसके हाथों से गया। सुफियान ने नाश्ते के बाद इसे साथ लिया और इसे ढेरों शॉपिंग करवाने के बाद एक रेस्टोरेंट में ले आया। अक्सा ने जब मेन्यू कार्ड से ऑर्डर किया तो वो हैरान रह गया और अक्सा ने बताया कि वो FSE करके फारुग हुई थी जब 2 साल पहले एक हादसे में इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। दुधियार वालों के लातल्लक होने की वजह से इसे ननिहाल वाले यहाँ ले आए और सफीना ने 2 साल इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले थे। सुफियान तो इसके दुख जानकर मज़ीद अफसरदा हो गया था और वो आने वाले हालात को लेकर परेशान था कि इसके लंदन जाने के बाद अक्सा के साथ सलूक होने वाला था। वो शाम को जब घर लौटे तो सुगरा सर बांधे वहाँ चारपाई पर लेटी थी और इन्हें देखते ही वेला शुरू किया कि सुफियान ने भी अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगी, 2 टके की लड़की को लाखों की शॉपिंग करवा दी। सुफियान बिना कुछ बोले इसकी सुनता रहा और अक्सा को इसके कमरे में जाने का कहा। इसकी इस हरकत पर सुगरा ने अक्सा को कोसना शुरू कर दिया। सुफियान ने जब इसे रोकना चाहा तो इसने अपना सीना पीट पीट कर अक्सा को बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। सुफियान गुस्से से अपने कमरे की जानब बढ़ गया और जब कमरे में दाखिल हुआ तो अक्सा फक चेहरे के साथ अंगुलियां मरोड़ती ही इसे दिखाई दे रही थी। आंटी जी बहुत गुस्से में है ना, मैं इन्हें जाकर सॉरी बोल देती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, अक्सा ने घबराए हुए अंदाज में कहा तो सुफियान ने इसे खशमीन निगाहों से देखा। क्यों दोबारा ऐसा क्यों नहीं होगा, मैं तो तुम्हें रोज़ लेकर जाने वाला हूँ बाहर और तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ गई थी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मेरी माँ बहनें भी बाज़ार जाकर ऐसे ही शॉपिंग करती हैं, अगर मैं तुम्हें साथ लेकर गया तो इन्हें प्रॉब्लम क्यों है। वो सर झटक कर नागवारी भरे अंदाज में बोलता वॉशरूम की जानब बढ़ गया था। जब वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो अक्सा वैसे की वैसे ही परेशान इधर से उधर टहल रही थी और सुगरा बेगम की बाहर से अभी भी आहो बका की आवाज़ें आ रही थी। इग्नोर करो तुम इन्हें, इनकी शुरू से ही आदत है थोड़ी सी बात का बहुत बड़ा इशू बनाने की, सुफियान ने इसके रुखसार को थपथपाते हुए कहा और फिर अपना माथा मसलता सोफे पर बैठते हुए इसकी पुश्त से टेक लगाकर अपना माथा सहलाने लगा। कुछ पल गुजरे तो इसे अपने माथे पर इसका नरम मुलायम सा हाथ महसूस हुआ तो इसके दिल पर जैसे ठंडक मीठी सी फुहार पड़ने लगी।
वो आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबा रही थी और सुफियान के रगो रेशे में सुकून उतर रहा था। इसने बेख्तियार इसका हाथ पकड़कर लबों से लगा लिया और फिर आंखें खोलकर इसे देखा तो वो इसकी हरकत पर सुर्ख हुई थी। सुफियान उठकर इसके सामने आया और इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और वो इसके इस तरह देखने पर निगाहें झुकाकर अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। सुफियान ने इसका हाथ थामा और इसे बेड पर बिठाते इसके पहलू में बैठता इस पर अपना प्यार न्यौछावर करने लगा। अगली सुबह बहुत हसीन थी और सुफियान की कुर्बत ने अक्सा के हुस्न को मज़ीद निखार दिया था। सुफियान सुबह का गया, जब शाम को लौटा तो इसने हनीमून के शुमाली इलाका जाने का बताया तो सुगरा बेगम तलमला कर रह गई। अगली सुबह ही वो अपने हनीमून के लिए निकल गए। पूरा 1 महीना कैसे गुजरा सुफियान और इसे पता भी न चला। हनीमून से वापस आने के 2 दिन बाद सुफियान की वापसी थी और 2 दिन के बाद जब वो लंदन वापस जाने लगा तो अपने पीछे इसे छोड़ देने पर इसका दिल न जाने क्यों डूब सा रहा था। और कुछ अक्सा इसके जाने का सुनकर बहुत अफसरदा थी और दिल पर भारी पत्थर रखे वो लंदन के लिए निकल गया। सुफियान लंदन तो चला गया मगर दिल पाकिस्तान ही छोड़ आया था। इसके दोस्त यार इसे उदास देखकर वजह पूछते तो वो चुप हो जाता। फिर रोज़ सुगरा बेगम इसकी शिकायतें लगाती और वो सिर्फ सुनता, मगर इसने कभी ना टोका कि कहीं वो इस वजह से अक्सा पर मज़ीद जुल्म ना ढाए। और ना ही इसने अक्सा से कभी पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अक्सा कैसी है। रोज़ घंटों इससे बातें करता, अपना सुकून तलाश करता और अपनों के बगैर परदेश की ज़िंदगी कोई नहीं है। यूं रूखी पीकी ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक सुबह सुगरा बेगम का फ़ोन आया कि तेरी बीवी माँ बनने वाली है। और वो अपना हमल ज़ाया करवा के किसी और के साथ भाग गई। वो इसे फ़ोन कर के पागल हो गया मगर इसका नंबर ही नहीं मिल रहा था। वो अपना टिकट करवा कर 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान पहुंचा तो सुगरा इसे देखते ही बैन डालते हुए अक्सा को बद्दुआएं देने लगी। वो साको तो जामद सा खड़ा था और फिर बिना कुछ कहे कमरे में आया तो इसकी महक इसकी यादें कमरे में रची बसी थी। वो घबरा कर उठा और छत पर जाकर चारपाई पर लेटकर तारों से भरे आसमान को देखने लगा। इसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि इसे महसूस हुआ कि कोई आस्था से इसे पुकार रहा है। इसने जब सर उठाकर देखा तो साथ वाली हमसाई की बहू थी। वो उठकर पास गया तो इसने बताया कि 1 डेढ़ महीने में सुगरा बेगम ने अपनी बेटियों के साथ अक्सा पर बहुत जुल्म किए थे, मगर वो इनके हर जुल्म को सहकर खामोश रही। और रोज़ अक्सा बेगम इसे सताती थी मगर वो तो लब सिए चुपचाप घर का काम किए जाती थी। जब सिद्दीकी साहब घर होते तो कुछ लिहाज कर जाती थी, मगर इनके जाते ही वही जुल्म जारी हो जाता था। और इसके हामला होने का सुनकर सुगरा बेगम ने ये तक कह दिया कि ये बच्चा नाजायज़ है। इनकी इस बात पर वो पहली बार इनके आगे बोली तो उन्होंने इसे बेदर्दी से थप्पड़ मारे इसे घर से निकाल दिया। इस दिन सिद्दीकी साहब भी शहर से बाहर थे। वो पूरी रात इतनी सर्दी में बरसती बारिश में भीगती रही। इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन इनको रहम नहीं आया। दरवाजे को सुबह वो दरवाजे पर ही बेहोश हो गई और मैं एम्बुलेंस मंगवाकर इसमें डालकर हॉस्पिटल ले गई और इसका रात भर सर्दी की वजह से हमल ज़ाया हो गया। फिर मैं इसे वहाँ छोड़कर कुछ देर के लिए घर आई और जब शाम को वापस गई तो वो वहाँ से जा चुकी थी। और सुगरा बेगम ने पूरे मोहल्ले में ये मशहूर कर दिया कि इसकी किसी मर्द के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे और वो इसी मर्द के साथ चली गई है। सिद्दीकी साहब को भी यही बात कहकर इसके खिलाफ कर दिया। हमसाई की बात पर इसका दिल पानी पानी हो रहा था और इस दिन को कोस रहा था जब इसने इसे यहाँ छोड़कर जाने का फ़ैसला किया, जबकि वो माँ और बहन की फितरत से वाकिफ़ था। वो छत से उतरकर मन मन भर के कदमों के साथ अपने कमरे में गया। पूरी रात वो रोता रहा और सुबह होते ही वो इसे ढूंढने निकल गया। इसने हॉस्पिटल के आसपास कई जगहों पर इसे तलाश किया मगर वो ना मिली। इसने पुलिस से मदद लेने का फ़ैसला किया और जाकर इलाके के SHO को इसकी तस्वीरें दी तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि वो इसे ढूंढने में ज़रूर मदद करेंगे। वो ये काम चुपचाप करवा रहा था और इस दिन भी वो मायूस सा घर लौटा तो सामने बैठी रिदा और सफीना को देखकर इसका मूड ख़राब हो गया। वो सलाम दुआ के बाद अपने कमरे में फ़्रेश होने के लिए चला गया और नहाकर जब निकला तो रिदा इसके बेड पर नीम दराज सामने लगी LED पर मूवी देख रही थी। इसका यूं बेबाक अंदाज इसे एक आंख न बहाया और वो गुस्से से वहाँ से जाने का कहने लगा, मगर वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। सुफियान ने चलाकर सुगरा बेगम को बुलाया तो वो हामती कामती ऊपर आई और ज़बरदस्ती रिदा को लेकर नीचे चली गई। वो भी कपड़े चेंज करने के बाद नीचे आया और सुगरा बेगम के कमरे से बाइक की चाबी लेने के लिए आया तो अंदर से आती आवाज़ों पर ठटक गया। बस कुछ दिन और है, वो पाकिस्तान से चला जाएगा तो अगली बार रिदा की शादी कर देंगे। हाँ, वो कल मुँह ही अक्सा को अपने घर से दफ़ा करो। सुगरा की आखिरी बात पर वो ठटक गया। अरे आपा कैसे दफ़ा करूँ, इसकी बदौलत जायदाद आ रही है।
اس کے دھدیال والے اس کا حصہ دیں گے اور میں بس اس لیے اس سے لینے کے بعد اسے چھوڑاؤں گی کسی دارالمان میں۔ سفینہ نے انتہائی لالچی انداز میں کہا۔ باہر کھڑا سفیان اس کی باتوں پر سن رہا تھا۔ پھر وہ بنا چابی لیے تیزی سے باہر نکلا اور رکشہ لے کر سفینہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو صحن دھوتی اقصیٰ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ پاس کیا تو وہ سب کچھ چھوڑتی اس کے سینے سے جا لگی، تڑپ تڑپ کے رو دی۔ سفیان خود بھی رو رہا تھا۔ پھر اس نے اقصیٰ کے آنسو پونجے اسے گھر جانے کے لیے کہا تو وہ زرد پڑنے لگی۔ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی، سفیان نے تسلی دی تو وہ منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے لے کر جب گھر پہنچا تو دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑی سغرا اور باقی سب کی انہیں دیکھ کر پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ جو جہاں جشن منا رہی تھی انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ان کی ساری خوشیاں خاک میں اڑ گئیں۔ سغرا بیگم اقصیٰ کو گالیاں نکالتی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ جلدی سے اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سغرا سمیت سب کو پولیس میں پکڑانے کی دھمکی دی تو وہ سب اسے بے یقینی بھرے انداز میں دیکھنے لگیں۔ اپنی بہن سے کہیے کہ آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں اور اپنی بے شرم بیٹی کے لیے کہیں اور منہ مارے۔ اس کی باتوں پر سفینہ غصے سے مغلیات بکتی چلی گئی۔ سغرا کو اپنی بہن کی بے عزتی کا بہت قلق تھا اور وہ جوڑی اٹھا اٹھا کر اقصیٰ کو بددعائیں دینے لگے اور اقصیٰ خوفزدہ سی اس کا بازو دبوچے کھڑی تھی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور اسے ڈھیروں تسلیاں دینے کے بعد فریش ہونے بھیجا اور خود اپنے لیے اس نے کھانا لینے چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی سغرا بیگم پھر سے ویلا کرنے لگی اور اسی اثنا میں صدیقی صاحب گھر آ گئے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو سفیان نے ایک ایک بات بتائی اور وہ شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وہ روٹی لے کر کمرے میں آیا اور دونوں نے بیٹھ کر بڑے دنوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس نے رات کو اس سے شکوہ کیا کہ اس نے اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کا اسے کیوں نہیں بتایا تو وہ بولی کہ اسے پردیس میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سفیان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اتنے سے عرصے میں اس کی پریشانیوں کو سمجھ گئی تھی مگر سغرا بیگم ماں ہو کر نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھا تو وہ چولن کو بلوا کر سلمیٰ اور فریہ کے رشتہ لانے کو کہا تو وہ سب بہت خوش ہو گئیں اور دل کھول کر اس نے انہیں شاپنگ کروائی۔ مگر شادی کے دن اس نے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اس گھر میں مہمان بن کر آنا تو دروازے کھلے ورنہ ان کے لیے دروازے بند ہیں۔ اس کی اس بات پر بھی کافی تماشا ہوا مگر وہ اب ان تماشوں کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ایک بڑی سی گاڑی میں ایک سوٹر بوٹر آدمی ان کے گھر آیا جو کہ اقصیٰ کا چاچا تھا۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ اقصیٰ کا دھدیال کافی امیر تھا لیکن اقصیٰ کی ماں اور باپ نے لو میرج کی تھی تو اقصیٰ کے والد کو آگ کر دیا گیا تھا اور وہ شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ سالوں پہلے وہ انہیں تلاش کرتے رہے اور پھر انہیں خبر ملی کہ اقصیٰ کے والدین ایک حادثے میں فوت ہو چکے ہیں تو اس کے دادا اور چاچو ان کی بیٹی کو تلاش کرتے سفینہ کے ہاں پہنچے مگر سفینہ نے کئی دنوں سے انہیں ٹال رکھا تھا اور آج وہ اسے ڈھونڈتے جہاں تک آ پہنچے تھے۔ چاچا نے ہاتھ جوڑ کر اقصیٰ سے معافی مانگی تو وہ اپنے باپ کی شکل و صورت کے اس شخص کو دیکھ کر ہی جذباتی ہو کر رونے لگی تھی۔ پھر وہ انہیں گھر آنے کا کہہ کر چلے گئے اور سفیان بنا اس کے کہے جان چکا تھا کہ وہ اپنے دھدیال والوں سے ملنے کا اشتیاق رکھتی ہے۔ وہ اگلے دن ہی اسے لے کر اس کے گاؤں چلا گیا جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اقصیٰ کو تو سب نے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ اس کے والد صاحب سب سے بڑے تھے اور ان کے باقی بہن بھائی ان سے چھوٹے تھے تو ان کی شادیاں بھی بعد میں ہوئیں تو اس کی کزنز کچھ ہم عمر تھی اور کچھ کافی چھوٹے تھے۔ سب اسے اقصیٰ ہی بولتے تھے، اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور اتنی خوش تھی کہ اس سے پہلے سفیان نے صرف اپنے ہنی مون کے دنوں میں خوش دیکھا تھا۔ وہ 2-3 دن وہاں رہنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو اقصیٰ کے دادا نے انہیں ایک چیک دیا جو کہ اقصیٰ کے بابا کے حصے کی زمینوں کی قیمت تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے زبردستی وہ چیک انہیں تھما دیا۔ وہ گھر پہنچے تو اقصیٰ نے وہ چیک اسے دیتے ہوئے کاروبار شروع کرنے کا کہا لیکن اس نے بڑی سہولت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لندن میں اچھا خاصا کماتا ہے تو وہ وہیں جائے گا اور ساتھ ہی اس کا ویزا بنانے کے لیے دے دیا اور کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اسے وہاں بلانے والا تھا۔ اس کی بات پر اقصیٰ چپ سی ہو گئی۔ پھر سفیان کے ان پیسوں نے ایک گھر خرید کر اقصیٰ کے نام کر دیا۔ انکل آنٹی کے اکیلے کیسے رہیں گے؟ ایک دن اس نے افسردگی بھرے انداز میں پوچھا۔ جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ فریہ اور سلمیٰ وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہیں گی اور ہم بھی ہر سال آیا کریں گے۔ ویسے بھی اب میرا دل نہیں کرتا یہاں رہنے کو، رشتوں پر اعتبار اٹھ گیا ہے، سفیان نے کہا تو وہ سر جھکائے لب کچلنے لگی۔ ان کی یہ گفتگو باہر کھڑی سغرا کو شرم سے پانی پانی کر گئی اور وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ سفیان اور صدیقی صاحب اسے ہسپتال لے کر گئے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گئی تھی۔
ان دنوں میں سلمیٰ فریہ رہنے آئی کہ ہمیں ماں کی خدمت کرنی ہے، لیکن وہ سارا دن بیٹھی ٹی وی دیکھتی اور سغرا بیگم انہیں پکار پکار کے تھک جاتی، اور ایک دن سغرا نے ہاتھ جوڑ کر اپنے گھروں میں جانے کو کہا۔ ان کے جاتے ہی اقصیٰ نے ان کی ایسی خدمت کی کہ جس کے منہ سے ہر وقت بددعائیں نکلتی تھی اب دعائیں نکلنے لگی، اور سفیان بڑا مطمئن اور خوش سا واپس پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی اقصیٰ دوبارہ سے حاملہ ہو گئی۔ وہاں جاتے ہی اس نے ان تینوں کے لندن آنے کی تیاریاں شروع کر دی اور ان کے ویزے لگے، اور 6 ماہ کے بعد وہ لوگ لندن پہنچے، اور وہیں 2 ماہ کے بعد اقصیٰ نے بڑے خوبصورت 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ سفیان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ سغرا بیگم اور اقصیٰ میں اس قدر اتفاق اور محبت ہو گئی تھی کہ وہ جس مسلم کمیونٹی میں رہتے تھے وہ انہیں ساس بہو کم ماں بیٹی زیادہ سمجھنے لگے تھے۔ مگر سغرا بیگم کہتی کہ یہ میری بہو ہے اور میں اس کی ساس بہو کوئی گالی تو نہیں، اور پھر میری بہو میری بیٹیوں سے زیادہ خدمت گزار ہے۔ اور اقصیٰ کہتی کہ میری ساس نے میری ماں کی کمی کو پوری کر دی، اور سفیان اس کی باتوں پر محض مسکرا کے رہ جاتا۔ زندگی بڑی سہل ہو جاتی ہے اگر رشتوں میں اعتدال ہو۔ رشتوں میں اعتدال تبھی ہوتا ہے جب ہم ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے اسے نبھاتے ہیں، جیسا کہ آج سغرا بیگم اور اقصیٰ نبھا رہی تھی۔